हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड होगा वो बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पे बेस्ड होगा। आपको बता दें, हम आरडीटी की सीरीज स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स स्टडी किए हैं। अलग अलग एंजाइम्स की हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम्स क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स क्या होते हैं, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज का जो वीडियो बेस्ड होगा वो होगा एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स पे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स का क्या रोल होता है और उसका बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग में वो कैसे रोल प्ले करता है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे हमारे, एक बार जैसे ही आरडीटी के एंजाइम्स क्लोज हो जाएंगे, आगे आने वाले वीडियो बेस्ड होंगे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री का प्रोटीन वाला पार्ट हम कवर करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके वीडियोस सारे रिलीज होंगे, जो उसका टाइम आपके साथ मेंशन कर दिया जाएगा कि हर डे या आफ्टर 2 डेज इस टाइम पे ये वीडियो रिलीज होने वाला है। आप उस टाइम पर उस वीडियो की स्टडी कीजिए, एक बार उस वीडियो को रीड कीजिए, स्टडी करने के बाद बुक से सेल्फ रीडिंग कीजिए और जहाँ पर भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम हमें पता है, फॉस्फेटेज एंजाइम का मेन फंक्शन होता है फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करना। ठीक है, PO4- ग्रुप को क्या करना, रिमूवल करना। वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में से रिमूव कर सकता है, प्रोटीन में से। उसका मेन फंक्शन ये रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्यों कहा गया, क्योंकि ये एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करता है। किस कंडीशन में वर्क करेगा, एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करेगा। इसी कारण इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन कंडीशन हमें पता है बेसिक कंडीशन, जिसमें पीएच कैसा होता है, >7 की बात की जाती है। वो कंडीशन कैसी होती है आपके पास, एल्कलाइन कंडीशन। तो ये किस कंडीशन में वर्क करेगा, बेसिक कंडीशन में वर्क करेगा। इसी कारण इसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कहा जाएगा, जहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन कैसा होता है, कम होता है। H+ आयन कैसे होते हैं, कम होते हैं, तभी वो कंडीशन कैसे होती है, बेसिक कंडीशन। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का मेजर रोल क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो सबसे पहले बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। हमें इन सबसे ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि इस एंजाइम का मेजर फंक्शन क्या है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन से रिमूव करता है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, क्यों इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। तो उसका मेजर फंक्शन ये है, जब हम रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर होता है, जो वेक्टर क्या करता है, किसी भी डिजायर्ड जीन सेगमेंट को कैरी करके ले जाता है और उसे जहाँ पर इंसर्शन कराना होता है उसे इंसर्ट करा देता है, जिससे रिकॉम्बिनेट जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, यही एक ओवरव्यू है रिकॉम्बिनेशन का। मतलब वेक्टर कैसे कर रहा है, एज अ व्हीकल वर्क कर रहा है। उस वेक्टर को जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, ये आपके पास डबल स्टैंडर्ड वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है जो एज अ व्हीकल वर्क करता है। जब इस वेक्टर को आप किसी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, निक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके 2 एंड्स जनरेट हो जाएंगे, 5' एंड 3' एंड 3' एंड 5' एंड। हमें पता है 3' एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5' एंड पे फॉस्फोरिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये इसका फॉस्फेट ग्रुप। 2 एंड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी एंड्स में क्या करेगा, डिजायर्ड जीन सेगमेंट इंसर्ट करेगा और इस डिजायर्ड जीन सेगमेंट को लाइगेज एंजाइम लाइगेट करवाएगा और कहीं भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में उसको जाकर इंसर्शन की प्रोसेस करेगा, जिससे क्या जनरेट होंगे, रिकॉम्बिनेशन जनरेट होंगे। बट अब मेजर ड्रॉबैक क्या है, मेजर इशू क्या आता है इस जगह पे, जैसे ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम से डाइजेस्ट कराया जाता है, ये वेक्टर क्या करने की, सेल्फ एनील की पावर रखता है, सेल्फ एनीलिंग की। सेल्फ एनीलिंग का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर में डाइजेशन क्या हो सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू वापस से डबल स्टैंडर्ड, इसके गैप क्या हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि एक एंड क्या है, हाइड्रोक्सिल 5' एंड है, फॉस्फेट ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' एंड पे, तो ये क्या करने लगेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू वापस से लाइगेट होने लगेंगे। इस सेल्फ एनीलिंग को प्रिवेंट करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज किया जाता है। यदि ये सेल्फ एनील्ड हो जाएगा तो आप डिजायर्ड जीन सेगमेंट को कहां पर इंसर्ट कराओगे और वो कैरी करके कैसे ले जाएगा और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कैसे होगी या जीन क्लोनिंग कैसे होगी। उस सेल्फ एनीलिंग को प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इस वेक्टर्स को या प्लाज्मिड्स को किससे ट्रीट कराया जाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से। अब इस वेक्टर को, जैसे ही वेक्टर को, डाइजेस्टेड वेक्टर को, जिसमें क्या था, ये 2 एंड्स थे आपके, सर्कुलाइजेशन किसे हम लीनियर फॉर्म में बना रहे हैं, 2 एंड्स थे, ये 5' एंड पे इसका फॉस्फोरिल ग्रुप, 5' एंड 3' एंड
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3' एंड 5' एंड फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे ही इस फैक्टर को किससे डाइजेस्ट करा देते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फोरिल और ऑक्सीजन के बीच के ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। जैसे ही ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जैसे ही ईस्टर बॉन्ड का ब्रेक होगा, फॉस्फोरिल ग्रुप अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बेसिकली इसमें क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट किया तो ये फॉस्फोरिल ग्रुप क्या हुआ, अलग हो गया, रिमूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 5' एंड पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, 3' एंड पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। अब यहाँ पर 3' एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था, 5' एंड पे भी क्या आ चुका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किससे ट्रीट कराया था हमने, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से, जो कि किस कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करेगा। तो दोनों एंड पे क्या आ चुका है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ चुका है, मतलब अब ये सेल्फ एनिल्ड नहीं होंगे, सेल्फ एनिलिंग नहीं होगी इसमें, या रीसर्कुलाइजेशन नहीं होगा, या अब रीसर्कुलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है, अब ये डिजायर्ड जीन सेगमेंट को इंसर्ट करके कैरी करके ले जाएगा और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस करवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट भी होता है जिसे एएलपी टेस्ट कहा जाता है, एपीएल टेस्ट कहा जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट जो होता है वो जनरली कहा जाता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स जो एलपी टेस्ट होता है आपका, वो लीवर में प्रेजेंट्स होते हैं। ये कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, लीवर में प्रेजेंट्स हो सकता है, किडनी में प्रेजेंट्स होता है, आपके बोन्स में। जनरली इसके थ्रू जो टेस्ट होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट, उसके थ्रू क्या प्रेजेंट किया जाता है, उसके थ्रू एएलपी जो टेस्ट होते हैं उसके थ्रू ब्लड में उसका लेवल पता किया जाता है। ब्लड में एलपी टेस्ट के थ्रू ये पता लगा जाता है कि एलपी का लेवल कितना है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का, और उसके थ्रू आप लीवर की फंक्शनिंग, किडनी की फंक्शनिंग, बोन डिसऑर्डर, ये सब पता कर सकते हो कि बोन का क्या डिसऑर्डर है। तो ये सब क्या है, बेसिकली हमें एएलपी टेस्ट ना पढ़ते हुए एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पे रोल प्ले करना है कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन्स में से। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है वाटर के प्रेजेंस में। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करता है, किससे प्रिवेंट करता है, सेल्फ एनिलिंग या रीसर्कुलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। क्यों, ताकि डिजायर्ड जीन सेगमेंट का इंसर्शन हो जाए और वो डिजायर्ड जीन सेगमेंट रिकॉम्बिनेशन करवा सके नेक्स्ट स्टेप में जाके। अब ये जैसे ही, अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज का इसके अलावा एंड लेबलिंग में भी बहुत मेजर रोल है। एंड लेबलिंग में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज मेजर रोल प्ले करता है। एंड लेबलिंग में कैसे मेजर रोल प्ले करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज से आपको 5' एंड को लेबल कराना था। पीसीआर प्रोडक्ट में जनरली 5' एंड लेबल्ड होते हैं। 5' एंड को लेबल कराना है किसी भी प्रोसेस, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, सदर्न प्लॉटिंग्स देखो, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, इन सब में 5' एंड को लेबल्ड कराया जाता है। लेबल्ड कैसे कराया जाएगा, उस पर के पास तो ऑलरेडी फॉस्फेटिक ग्रुप प्रेजेंट था, तो अब आप उसको लेबल्ड कैसे कराओगे। उसको लेबलिंग के लिए सबसे पहले उसको एल्कलाइन फॉस्फेट जो आपका डीएनए है उसको किससे ट्रीट कराएंगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से। उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेंगे। उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होने के बाद अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप होगी, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज एंजाइम से ट्रीट कराओ। पॉलीन्यूक्लियोटाइडल काइनेज एंजाइम हम आगे देखेंगे, काइनेज है मतलब फॉस्फोराइलेशन का काम करेगा। उसके 5' एंड पे लेबल्ड फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम में हम देखेंगे आगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज भी, पीके पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो एंजाइम होता है, पीके एंजाइम्स, ये क्या करेंगे, इसके 5' एंड पे लेबल्ड P32 लेबल्ड फॉस्फोरिल ग्रुप को जाके ऐड कर देंगे। जैसे ही लेबल्ड हो जाएगी तो इसे कहा जाएगा एंड लेबलिंग। इसको क्या कहा जाता है बेसिकली, एंड लेबलिंग। तो ये था बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के केस में कुछ बातें हमेशा ध्यान रखिए। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स में जिंक जो होता है एज अ को फैक्टर यूज होता है। जिंक क्या होता है, एज अ को फैक्टर यूज किया जाता है। इसके लिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है उस पर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो सेरिन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी एक्टिव साइट पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, सेरिन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी टेस्ट देखा, अभी बेसिक ओवरव्यू पता पड़ गया कि एएलपी टेस्ट क्या होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्लड में उसका लेवल कितना है। यदि उसके लेवल में कुछ फ्लक्चुएशन है, मतलब वो किससे, कहीं ना कहीं लीवर फंक्शनिंग से या किडनी की फंक्शनिंग या बोन डिसऑर्डर से रिलेटेड हो सकता है।
प्रेगनेंसी के समय कहते हैं एएलपी का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा भी आपका क्या करता है, एएलपी को रिलीज करने, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज करने लगता है। तो ये बेसिक था एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये हमने स्टडी किया। यदि इस वीडियो से रिलेटेड जहाँ पर भी आपको डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़, मैंने हमेशा कहा है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।